नमस्कार, नो योर कंपनी में स्वागत है आपका। और हम आज बातचीत करेंगे एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी अनुपम रसायन के बारे में और कंपनी के डिप्टी सीएफओ विशाल ठक्कर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वक्त की हेडलाइंस देखते हैं। बाजार में बेहद सीमित दायरे का कारोबार, सिर्फ 140 अंकों के निफ्टी और 300 अंकों के बैंक निफ्टी का दायरा। रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी बना रहे हैं दबाव, लेकिन मिड कैप शेयर्स दे रहे हैं तेजी। अमेरिकी बैंक संकट के बीच राहत भरी खबर, मुश्किल में डूबे सिलिकॉन वैली बैंक को फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीदा। एसवीबी के सभी डिपॉजिट्स एंड लोन्स भी फर्स्ट सिटीजन बैंक में ट्रांसफर होंगे। देश भर में कोरोना मामले बढ़ने से फार्मा और डायग्नोस्टिक्स शेयर्स में तेजी। ल्यूपिन, स्ट्राइड्स और ग्लेनमार्क फार्मा में 4% तक का उछाल। विजया डायग्नोस्टिक्स 8% से ज्यादा चढ़ा। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब्स भी करीब 3% चढ़ा। अप्रैल पॉलिसी में कर्ज महंगा होने की आशंका से रियल एस्टेट शेयर में दबाव। गोदरेज प्रॉपर्टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सनटेक, शोभा 52 हफ्तों के लोज पर। लोढ़ा प्रेस्टीज से शेयर्स में भी दबाव। और मुंबई इंडियंस महिला टीम ने रचा इतिहास, डब्ल्यूपीएल के पहले खिताब पर किया कब्जा। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। मार्केट की तस्वीर यह है कि बैंक निफ्टी 50 पॉइंट रेड में और निफ्टी 50 पॉइंट ग्रीन में। लेकिन रियल पिक्चर समझने के लिए आपको एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा देखना चाहिए। स्क्रीन पर भी दिख रहा है, वो नीचे है, लेकिन करीब 2300 शेयर रेड में है और 648 हरे निशान के साथ काम करें। 1:3.5 का एडवांस डिक्लाइन है और ये लाल हरी लाइन का गैप काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसलिए ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर है। मार्केट में जो भी थोड़ी बहुत भी हरियाली ये दिख रही है, ये सस्टेन करना इसका मुश्किल है। केवल 1-2 शेयर रिलायंस इन्फोसिस से थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, लेकिन उनका भी सपोर्ट बहुत काम नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो एक क्विक चेक ले लेते हैं। प्रकाश गाबा जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाबा सर, मार्केट तो ऊपरी स्तरों से लगातार दबाव में है और एडवांस डिक्लाइन तो काफ़ी खराब हुआ है। बिल्कुल। तो क्या शॉर्ट करने का मौका है क्या ये? एक्चुअली शॉर्ट है मार्केट। अगर आज का हाई अगर स्टॉप लगा चले तो मार्केट शॉर्ट। देखिए, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहे। आज का जो एक्सपेंशन हुआ वो एग्जॉस्ट हो चुका। अब तो नीचे ही आना है, इसलिए आज का हाई स्टॉप लगा चले निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। तो मुझे लगता है वीकनेस है। देखिए, निफ्टी ने एक तो नया हाई बनाया, एक रिलेटिवली बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया, तो यहाँ पर वीकनेस है। तो मेरे ख्याल से है तो वीक मार्केट। अब शायद तो बेरिश बायस बन सकता है। अगर कोई निफ्टी शॉर्ट करना चाहे हिम्मत करके, तो उसके लिए टारगेट क्या होंगे? टारगेट मेरे ख्याल से 6900 ये होना चाहिए। जो पिछले दिनों हमने लो देखा, एक तो वो होना चाहिए टारगेट, वो आज कल में होना चाहिए। लेकिन स्टॉप होना चाहिए 17,100 का, वो जरूरी है। उसके लिए रैली अभी शॉर्ट कर लीजिए, रैली के लिए तो फिर भी शॉर्ट कर लीजिए। लगता है 17,000 16,900 देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कुछ बात है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट तो वीक होना चाहिए। ओके। कहा सर, एक छोटा स्टॉक है प्रिकॉल, या 4% ऊपर है, कुछ दिख रहा है क्या चार्ट में? बहुत बढ़िया कंपनी है। ऑटो पैक है मेरे ख्याल से। इनकी बॉम्बे में प्रभादेवी में इनका शायद शोरूम था या ऑफिस था प्रिकॉल का, मुझे ध्यान है। स्ट्रक्चर बढ़िया है, होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 170 180 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से स्टॉक हायर जोन देखेंगे। ये डिप्स बायबल स्टॉक है। डिवीज लैब में थोड़ी हरकत है। इंडोकोर में फार्मा आज थोड़ा कोशिश कर रहा है अपने आप को ऊपर ले जाने की, लेकिन ऊपरी स्तर पे प्रेशर बहुत है। बहुत सारे स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो टॉप लूजर के तौर पे आपको दिखेगा IEX 5% नीचे। टाटा पावर, मन्नापुरम। कहा सर, मन्नापुरम बेच रहा है आपकी चाहिए। मन्नापुरम बीच में काफ़ी चलने की कोशिश कर रहा था, जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए थे, तो थोड़ा इन्वेंट्री होता, प्लस टॉप अप लोन के लिए लोगों के पास गुंजाइश बनती है। लेकिन अब फिर नीचे आ गया, 114 पे है। क्या करेंगे इसमें? वीक है, अब भी वीक है। मन्नापुरम 118 का स्टॉप लगा कर चले, ट्रेड करें 113.45। डाउन मूव देखेंगे 110 तक पॉसिबल है कल तक। तो यस, मन्नापुरम वीक है और डेली फाइनल में भी एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है मन्नापुरम। ओके, तो ये स्थिति है। मन्नापुरम में भी 110 के लक्ष्य भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेल कर सकते हैं अगर किसी को करना है तो। चलिए बातचीत करेंगे आज की कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अनुपम रसायन, और एक बहुत ही स्पेशलिटी केमिकल में है, लाइफ साइंसेज और स्पेशलिटी केमिकल में। कंपनी के मैनेजमेंट से हम लोग चर्चा करते हैं कि गुजरात में एक नया प्लांट लगाने के लिए टाई अप भी किया है।
कितना निवेश होगा, किस तरीके की लाइनअप है नए प्रोडक्ट की, इन सब पे बातचीत करें। कंपनी के डिप्टी CFO विशाल ठक्कर हमारे साथ हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और कई सारे सवाल हैं, लेकिन मैं पहले वहीं से समझना चाहता हूँ जो एकदम लेटेस्ट है, ये गुजरात में जो आपने नया एक टाई अप किया, क्या है सर, बताइए इसके बारे में। गुड आफ्टरनून नीरज जी, थैंक यू। आपने हमें आपके चैनल पर बुलाया उसके लिए। और जो आप पूछ रहे हैं कि हमारा केपेक्स का प्लान क्या है, नए निवेश क्या कर रहे हैं हम, तो हम लोग ने अभी एक अनाउंस किया हुआ है कि 670 करोड़ का टोटल हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे दो लोकेशन पे, सचिन में सूरत के पास और झगड़िया जो भरूच के पास है। टोटल 3 प्लांट लगाएंगे। ये तीनों प्लांट हमारे लिए अगले 12 से 18 महीने में लगेंगे, जिसके अंदर हम लोग हमारे LOIs और कॉन्ट्रैक्ट्स में जो हमने जो प्रोडक्ट्स की अग्रीमेंट की है उसके लिए भी यूज करेंगे। और दूसरा कि जो हमारे जो फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री है, जहाँ पे हमको बहुत सारे इंक्वायरीज है, बहुत सारे इंटरेस्ट है, और अगले 2-3 साल में हर साल 6 से 8 मॉलिक्यूल्स हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो वो सब यहाँ से बनेंगे। ओके अच्छा ठक्कर साहब, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक बिजनेस है आपका फ्लोरिनेशन वाला, जिसपे काफ़ी फोकस भी है आपका, और इसमें कई सारे प्रोडक्ट भी लॉन्च करने की तैयारी। मुझे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि क्या होता है ये फ्लोरिनेशन, फिर इसके बारे में और डिटेल समझे आपसे। हाँ जी, तो बेसिकली क्या होता है कि हम अगर आप देखेंगे तो हम कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे हम लोग स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जो हम करते हैं। उसमें हाइड्रोजनेशन भी आएगा, फ्लोरिनेशन भी आएगा, वैसे ही फ्लोरिनेशन भी है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में जो नए मॉलिक्यूल्स आए हैं, उसमें से 30 से 40% मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे कि जिसके अंदर फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो ये एक जो नए हाई एंड मॉलिक्यूल्स जो है, जो आपके एग्रोकेम में हो, फार्मा में हो या पॉलीमर्स में हो, वो तीनों जगह पे ये केमिस्ट्री का उपयोग करके प्रोडक्ट्स बनते हैं। और उसी के लिए हम लोग ने हमने 1 साल पहले हमने टेनफैक्ट जो थी कंपनी, उनको उसके अंदर कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया था, मैनेजमेंट कंट्रोल हमने एक्वायर किया था, जिससे कि हमारा जो भी फ्लोरिनेशन के लिए जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HF है या KF है, वो हमको सुनिश्चित हो जाए, और उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे जो पिछले 5 से 7 साल में हमने जो रिसर्च में जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे, जिसको आगे जाते हुए हम कमर्शियलाइज कर पाएंगे। और जब एक्वायर किया उसके बाद आज हमें कस्टमर्स ने भी हमें ऑर्डर्स देना चालू किया है, इंक्वायरीज देना चालू की है, जिसका हम मैन्युफैक्चरिंग हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट में से करेंगे और नए प्लांट जो हम लगा रहे हैं उसमें से करेंगे। ओके और ये नया प्लांट आपका मार्च 24 से फंक्शनल हो जाएगा? हमारा नए प्लांट? जी, नया प्लांट हमारा अगले 1 साल में हमारा 12 से 18 महीने में हमारा चालू हो जाना चाहिए। 2025 के पहले हम स्टार्ट। हाँ, वही मतलब मार्च 2024 ऑनवर्ड्स कभी भी ये हो सकता है। एक चीज़ मुझे और बताइए, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 15-16 करीब नए प्रोडक्ट आप कमर्शलाइज करने में सक्सेसफुल होंगे, और कुछ प्रोडक्ट हो सकता है अभी Q4 में करें आप 3-4? हाँ जी। तो अगर आप देखेंगे तो इस साल भी हम लोग 6 से 7 मॉलिक्यूल्स हमारे लॉन्च हो जाएंगे टोटली। एक क्वार्टर में भी हम लॉन्च कर रहे हैं टोटली। अगर देखेंगे तो एवरी ईयर आप देखेंगे तो 6 से 8 मॉलिक्यूल हम मिनिमम कमर्शलाइज करने की सोच रहे हैं, जो पिछले साल भी किए हैं, इस साल भी कर किया है, और अगले 2-3 साल तक की विजिबिलिटी हमें दिख रही है कि हम कर पाए। तो ये हमारा ग्रोथ का स्ट्रैटेजी रहेगा कि नए मॉलिक्यूल्स को लॉन्च करें, पुराने मॉलिक्यूल से उसमें मैच्योरिटी आए, और फ्लोरिनेशन से भी हमारा ग्रोथ बढ़ता रहेगा। ठक्कर साहब, कस्टमर बेस इस समय आपका किस तरीके का है? कितने आपके ऐसे क्लाइंट हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा बिजनेस आता है? तो अगर आप देखें तो टोटली हमारे पास 70 से ज्यादा कस्टमर्स है। उसमें से अगर 27 तो हमारी MNCs है, जो आज हम ये गर्व से बोल सकते हैं कि इंडिया में बहुत कम कंपनियां होंगी जिनके पास इतने सारे MNCs होंगे ऑन अ कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच, बराबर है। और अगर आप देखेंगे तो जो नए जो हमारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, तो वो भी बहुत एक्टिव है। आज अगर आप जापान ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, वहां पे हम नए से नए कस्टमर्स के साथ बात हो रही है, जिसके साथ हमारा ग्रोथ और बढ़ता रहेगा। जैसे आज अगर आप देखें तो हमने एक LOI अभी अनाउंस किया हुआ है, जिसके अंदर हमने एक जापानीज कस्टमर को और हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और उनके साथ भी अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत ही नए प्रोडक्ट है वो, जो उन्होंने भी 2017-18 के आसपास में उन्होंने लॉन्च किए थे, जिसके लिए हम लोग उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का एक
की रॉ मटेरियल है जो हम बनाएंगे, की इंटरमीडिएट है जो हम बनाएंगे, और अच्छा खासा उसमें हमारा वॉल्यूम ग्रोथ हमको दिख रहा है उसमें। विशाल, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है वो टॉप 10 कस्टमर्स पे सबसे ज़्यादा है, और किसी भी कंपनी के लिए थोड़े से कस्टमर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसको डिलेवरेज करने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? तो नीरज जी, अगर आप देखेंगे तो आज से 5 से 7 साल पहले टॉप 2 कस्टमर्स हमारे लिए 80 से 90% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते थे, और उसमें 4 से 5 मॉलिक्यूल हुआ करते थे। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टॉप 10 कस्टमर्स हमारे लिए 80% का आसपास का रेवेन्यू हमारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके अंदर 24 नए नए मॉलिक्यूल्स है, बराबर है। तो अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और अगर आप आगे जाते हुए देखेंगे तो जैसे हम लोग जो अगर आपको बताएं कि आज अगर हमारे पास 27 एमएनसी है, 70 कस्टमर्स है, और उसमें भी हम अगर और इजाफा कर ही रहे हैं और जोड़ रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, तो आगे जाते यही ट्रेंड जो है वो डाइवर्सिफिकेशन का वो बढ़ता ही जाएगा। और आप एक और जो ध्यान में रखने वाली बात दो तरह से है। एक है कि भाई जो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर आप एग्रोकेमिकल में ले लीजिए तो टॉप 5 प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री आज 70% मार्केट वो लोग कैप्चर करते होंगे। तो हम जो इन लोग को जो सप्लाई करते हैं, तो हमारे पास भी उतनी ही गुंजाइश बनती है, पर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय बात हो सकती है एक कोई भी कंपनी के लिए कि आप इतना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो और आगे जाते हुए और करेंगे। बिकॉज जैसे हमारे पॉलीमर बिजनेस में एक्सपेंशन होगा, फार्मा में एक्सपेंशन हो, जो रेवेन्यू एडिशंस होते रहेंगे, तो ये नंबर और भी ब्रॉड बेस होता रहेगा। नई इंक्वायरीज तो आई रहेगी। मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए आजकल बड़ा अनिश्चय का समय है और बड़ी बड़ी कंपनियों में पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसलिए हम लोग निवेशकों की तरफ से हमेशा चाहते हैं कि रिस्क डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो क्वेरीज तो आई रही होंगी कि आप इसको, ये 10-80 का जो आंकड़ा है ये 20-80 होना चाहिए, राइट? नहीं, एब्सोल्युटली नीरज जी, एक और चीज आपको जस्ट तो मैं जोड़ दूं इस पे, जब आपने बोला कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन और सुनिश्चितता की बात की हाँ। तो सुनिश्चितता का अगर देखें तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं हमारे कस्टमर के साथ, और उसमें भी कॉस्ट को हम लोग पास थ्रू करते हैं, तो हमारा ओपन कॉस्ट शीट मॉडल भी है। तो अगर आप देखें तो उसके चलते भी और उसके तहत भी आप अगर देखेंगे तो एक लेवल की सुनिश्चितता हमारे पास वॉल्यूम में होती है, प्राइस में होती है और मार्जिन में होती है। तो और एक जो है कि भाई चलिए एक कॉन्सेंट्रेशन की बात हो गई जहां से आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। दूसरा है कि जो आपका जो क्वालिटी ऑफ कैश फ्लो है या जो आपका धंधे की जो क्वालिटी है, वो अगर आप देखेंगे तो आप उसमें भी आप देख पाओगे कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा हाई स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू और मार्जिन है और विजिबिलिटी है। तो अगर हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, हमारे बाकी सबके साथ भी हम यही बोलते हैं कि हमारा धंधा 3 शब्दों पे चलता है। एक विजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और ये तीनों का मिश्रण से एक बिजनेस मॉडल इजाद होता है और बिजनेस मॉडल पे आप काम करते हैं। ओके, अच्छा, ये 28 से 30% का हम लोग एक्सपेक्ट करें कि मार्जिन आप मेंटेन करेंगे या उसको बीट करेंगे? सो नीरज जी, मार्जिन में मैं आपको यही बता सकता हूँ कि हिस्टोरिकली 26 से 28 का गाइडेंस दिया है हमने। हम मानते हैं कि वो आराम से हम अचीव कर पाएंगे, और हाँ, थोड़ा सा अपवर्ड बायस रहना चाहिए नए मॉलिक्यूल्स के आते हुए, बट आज भी हम मेंटेन करेंगे 26 से 28 जो हमने हिस्टोरिकली किया है वो हम मेंटेन कर पाएंगे। ये हमारा आज कंफर्ट है और हम देख पा रहे हैं कि वो कर पाएंगे। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग आपके ऑर्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग आपके क्लाइंट, उसमें कहीं कोई कमी दिख रही हो या कोई ऐसे संकेत? तो नीरज जी, ऐसा हमने अभी तो नहीं देखा है। हमने ऊपर से थोड़ा सा विपरीत देखा है। अगर आप देखें तो कि यूरोप का जो सिचुएशन हुई है और चाइना से जो लोगों का रुझान जो बदला है, उसके चलते हुए ये हमने देखा है कि हमारे तरफ जो डिमांड का जो इंक्वायरीज है और इंटरेस्ट है वो बढ़ा है। दूसरा है कि हमारे कस्टमर्स में भी अगर आप देखेंगे तो हमने अभी जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जब, तो उसमें जो बेस मिनिमम वॉल्यूम था वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है इनफैक्ट। तो आज की तारीख में हमें वॉल्यूम के तरफ से या मार्जिन के तरफ से हमको वो उछाल या एक कॉन्फिडेंस एंड बॉयंसी दिख रही है हमको। वहां पे कोई बहुत ज्यादा ये कंजर्वेटिज्म नहीं दिख रहा है। स्पेशली इंडिया आज एक बहुत ही अच्छी जगह पे बैठा हुआ है कि यूरोप में आज प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है, रेफरेंस फ्रॉम चाइना हट रहा है, तो वो दोनों का जो फायदा है वो इंडिया को मिल रहा है। और हमारे जैसी जो कंपनियां हैं जो इतने सालों से अच्छे से काम किया हुआ है कस्टमर के साथ, तो उनको सुनिश्चितता से एक फायदा दिख रहा है। ओके, अच्छा सर, एक क्विक कमेंट, वो चाइना +1 वाली स्टोरी बहुत चलती है हम लोग यहाँ, कैसे प्ले आउट हो रही है इंडिया में?
सो नीरज जी देखिए, चाइना प्लस वन में मैं हमारा बिजनेस अगर आप देखेंगे तो हमको कोई भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करने में 6 से 18 महीने लगते हैं, बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल है उसको डेवलप करके आप लाने में उसका टाइम लग जाता है। तो जो चाइना प्लस वन की भी जो हम बात कर रहे हैं या यूरोप प्लस वन की भी बात करें, तो उसमें आप एक आज एक कस्टमर का प्रेफरेंस आप देखोगे कि भाई हाँ भाई मुझे इंडिया से सोर्सिंग ज्यादा बढ़ाना है, और अगर इंडिया से आप सोर्सिंग बढ़ा रहे हो तो निहित है कि भाई हमारे जैसे कंपनियों को उसका फायदा मिलता है। अभी वो फायदा ऐसा नहीं है कि आज मिलेगा, वो फायदा अगले 2-3 से 5 साल में आपको दिखेगा। आज जो देख रहे हैं, जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जो दिख रहे हैं, वो पिछले 3 से 5 साल में जो हमने काम किया है उसका नतीजा आज है। और वही चीज आप आगे देखोगे, आज जो हम काम कर रहे हैं उसका नतीजा आप अगले 2 से 3 साल में और 4 साल में आप देख पाओगे। तो ये एक हमारा कोई भी जो एक कस्टम सिंथेसिस कंपनी है उसमें ये आप देख पाओगे। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको अगले तिमाही के लिए, नए प्लांट के लिए और नए प्रोडक्ट लाइन के लिए। और ये मैं कह सकता हूँ कि अनुपम रसायन रिसेंटली लिस्टेड कंपनियों में से कुछ हैं जिन्होंने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को रिवार्ड किया है, और बढ़िया प्रदर्शन इनका लगातार वहाँ से बना हुआ, शायद डोमिनेंट पोजीशन है। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू, आपके साथ बात करने में अच्छा लगा। या थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सो मच। तो अनुपम रसायन इसका स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन करा है, इस समय है 850 रुपये। अगर आप इसको पिछले एक हफ्ते, महीना, 1.5 महीना, 3 महीने के इस पर देखेंगे तो अच्छे खासे इसने रिटर्न कमा के यहाँ पे दिए हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आगे मार्केट को डिस्कस करेंगे। तस्वीर है बाजार की इस वक्त कमज़ोरी वाली, और वीरू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरू, ब्रॉडर मार्केट में तो कोई दम नहीं दिख रहा है, लेकिन निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर है। कौन दम लगाए हुए है इस पे? नीरज जी, अभी मैं ब्रेक पे बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बाजार कैसा लग रहा है तो मैं क्या बताऊंगा। तो दिल्ली के मौसम जैसा बाजार का हाल है, यकीन मानिए। हाँ। दिल्ली के मौसम जैसा, किसी ने स्वेटर डाल रखा है, कोई टी शर्ट में घूम रहा है, कोई पंखा चला रखा है, किसी ने कोई कंबल ओढ़ रखा है। एग्जैक्टली यही हाल है। आप देखिए, निफ्टी आईटी 131 अंकों पर, निफ्टी 60 अंकों पर, और बैंक निफ्टी रेड, मिड कैप फ्लैट। मतलब इंडिसेस पे अप्रोच बनाना, सुबह सुबह एक ट्रेड मिल गया था, बट अभी नीरज जी अगर मैं आपसे कहूं, जो इस वक्त के स्टैट्स हैं, उन्होंने जो ऑप्शन राइटर होते हैं ना, ऑप्शन राइटर, दोनों ही इंडिसेस को, निफ्टी और निफ्टी बैंक को बिल्कुल अपने लपेटे में ले रखा है, बिल्कुल यकीन मानिए। तो वो जो एक दिन कम मिल रहा है इस बार एक्सपायरी में, वो ऑप्शन राइटर्स को मार्केट पे ग्रिप लेने का कंप्लीटली पूरा का पूरा मौका दे रहा है नीरज जी। तो राइटर्स के कब्जे में है बाजार, राइटर मतलब जो ऑप्शन बेच रहे हैं। तो अच्छा, इसमें इंडेक्स को देख के, मिड कैप को देख के नहीं समझ में आ रहा कि इतना गिरावट, लेकिन आप देखिए 1:3.5 का एडवांस डिक्लाइन है। क्या बुरी तरीके से मार्केट में चारों तरफ ऐसे स्टॉक गिर रहे हैं जो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं मिड इंडेक्स में, लेकिन एक्चुअली मार्केट वीक दिख रहा है मुझे तो। हाँ बिल्कुल 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 वीक दिख रहा है, लेकिन हाँ इंडेक्सेस को नीरज जी ग्रैब कर रखा है ऑप्शन राइटर्स। अच्छा, करना क्या, ये तो बताओ। अभी मान लो किसी को कुछ करना हो तो क्या करे वो? ट्रेड सेटअप तो नीरज जी निफ्टी बैंक के लिए वीक है। मतलब अगर सेल एंड राइज है तो इट्स बैंक। निफ्टी को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि रिलायंस आज स्ट्रांग है, और निफ्टी आईटी ने आज, आप यकीन मानिए नीरज जी, एक बड़े अंतराल के बाद, एक बड़ी समय अवधि के बाद एक अटेम्प्ट किया अपने प्रीवियस डे के ओपन को टच करने का, तो इसीलिए निफ्टी को शायद अवॉइड करें। बट यस, निफ्टी बैंक एक वीक फुटिंग पे है नीरज जी। ओके, तो वीरू जो है घुमा फिरा के ये कहना चाहते हैं कि अगर क्या करना ये जानना है आपको तो आप इंतजार करिए एक छोटे से ब्रेक का। कमाई के अड्डा में ही बताएंगे वो कि आपको क्या करना है, इसीलिए घुमा फिरा के जलेबी बना रहते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वीरू, हर्षदा और अनुज के साथ जुड़िए, फिर आपको असली बताएंगे क्या करना है। छोटा सा ब्रेक।